तो ये कहानी असल में किसी खोज की नहीं है। ये कहानी है एक भूख की। एक ऐसी भूख जिसने दुनिया का इतिहास हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। एक ऐसे समुद्री सफर की कहानी जो शुरू तो हुई एक बेस्वाद खाने से, लेकिन खत्म हुई दुनिया के नक्शे को खून से लिखने पर। जरा 15वीं सदी के यूरोप के बारे में सोचिए। कड़कड़ाती ठंड और खाने की मेज पर रखा है उबला हुआ नमक से सना बेस्वाद मांस। खाने को सड़ने से बचाने और उसमें थोड़ी जान डालने के लिए उन्हें किसी जादू की जरूरत थी, और वो जादू था मसाला। काली मिर्च, लौंग, दालचीनी, ये सब आता था एक रहस्यमयी दूर देश से, जिसे दुनिया भारत कहती थी। लेकिन एक बहुत बड़ी दिक्कत थी। इन मसालों तक पहुंचने का जो जमीनी रास्ता था, उस पर अरब व्यापारियों का पूरा कब्जा था। वो भारत से सस्ते में मसाले लाते और यूरोप में उसे सोने के भाव बेचते थे। यूरोप के राजा इस बात से तंग आ चुके थे। उन्हें भारत चाहिए था, लेकिन जमीन का रास्ता तो बंद था। तब उनकी नजर पड़ी अकेले बचे हुए रास्ते पर, समंदर। एक ऐसा रास्ता जो सिर्फ पानी का नहीं था, बल्कि खौफ, अंधविश्वास और अनगिनत समुद्री राक्षसों की कहानियों से भरा हुआ था। उस जमाने में लोग सच में मानते थे कि दुनिया चपटी है। नाविकों के मन में ये खौफ बैठा हुआ था कि अगर वो समुद्र में ज्यादा दूर निकल गए तो दुनिया के किनारे से गहरी खाई में गिर जाएंगे, या फिर उन्हें बड़े बड़े समुद्री दैत्य निगल जाएंगे। मतलब समंदर एक बेरहम कातिल माना जाता था। इसी डर के बावजूद वास्को डी गामा से भी 10 साल पहले बार्थोलोम्यो डियाज नाम के एक नाविक ने हिम्मत दिखाई थी। वो अफ्रीका के किनारे किनारे आगे बढ़ा, लेकिन जैसे ही वो अफ्रीका के सबसे दक्षिणी छोर पर पहुंचा, उसे ऐसे जानलेवा तूफानों ने घेरा कि उसके जहाज के पर खच्चे उड़ गए। उसने उस जगह का नाम रख दिया तूफानों का अंतरीप और हारकर वापस पुर्तगाल लौट आया। इस नाकामी ने समंदर की खौफ को और भी पक्का कर दिया। लेकिन पुर्तगाल के राजा के दिल में मसालों की आग बुझी नहीं थी, और फिर दरबार में बुलाया गया एक ऐसे आदमी को जिसकी आंखों में समंदर का खौफ नहीं, बल्कि उसे जीतने की जिद थी। एक जिद्दी और कहें तो सन की नाविक जिसका नाम था वास्को डी गामा। 8 जुलाई 1497, लिस्बन का बंदरगाह। वो कोई जश्न का दिन नहीं था, बल्कि मातम का दिन था। किनारे पर खड़ी भीड़ जोर जोर से रो रही थी, जैसे वास्को डी गामा और उसके साथियों को किसी सफर पर नहीं, बल्कि सीधे सीधे मौत के मुंह में भेजा जा रहा हो। सबने मान लिया था कि ये एक तरफा टिकट है, और उनका डर सही भी था। सफर शुरू होते ही एक के बाद एक 3 भयानक दुश्मन उन पर टूट पड़े। पहला वो जानलेवा तूफान, जहां 10-10 मंजिला इमारतों जितनी ऊंची लहरें लकड़ी के जहाजों से टकरा रही थीं। दूसरा एक खामोश कातिल, स्कर्वी नाम की बीमारी, जो नाविकों को अंदर ही अंदर खा रही थी। और तीसरा, जब मौत बिल्कुल सामने खड़ी थी तो खुद नाविकों ने ही बगावत कर दी। स्कर्वी का कहर तो सबसे भयानक था। महीनों तक ताज़ा खाना न मिलने की वजह से नाविकों के मसूड़ों से खून बहता, उनके दांत सड़कर गिर जाते और पूरे शरीर पर बदबूदार फोड़े निकल आते थे। जहाज एक तैरता हुआ मुर्दा घर बन चुका था, जहां से हर रोज लाशों को समंदर में फेंक दिया जाता था। जब बचे खुचे नाविकों ने बगावत करके वापस लौटने की भीख मांगी, तो वास्को डी गामा ने अपनी तलवार निकाली और दिशा बताने वाले सारे औजार तोड़कर समंदर में फेंक दिए। वो चीखा, कान खोलकर सुन लो, अब वापस जाने का कोई रास्ता नहीं है। या तो हम भारत पहुंचेंगे, या ये समंदर हम सबकी कब्र बनेगा। और अगर किसी ने वापस जाने का नाम भी लिया, तो समंदर से पहले मैं उसे अपने हाथों से मार डालूंगा। इस जिद और पागलपन के आगे शायद मौत ने भी घुटने टेक दिए। उन्होंने उसी तूफानों के अंतरीप को पार कर लिया जहां से डियाज हार कर लौटा था। मौत के इस दरवाजे को पार करने की खुशी में उस जगह का नाम बदलकर केप ऑफ गुड होप यानी उम्मीद की किरण रख दिया गया। वो अब एक नए महासागर में थे, हिंद महासागर में। वो एक नए समंदर में तो आ गए थे, लेकिन भारत अभी भी एक पहेली था। उन्हें पता नहीं था कि जाना कहाँ है। अब उन्हें एक ऐसे गाइड की जरूरत थी जो इस अनजान पानी का रास्ता जानता हो। और फिर 20 मई 1498 की वो जादुई सुबह आई। हवा के साथ एक ऐसी महक आई जिसके लिए उन्होंने मौतों का समंदर पार किया था। चंदन, इलायची और काली मिर्च की महक। सामने नारियल के पेड़ों की लंबी कतारें थीं और मंदिरों से घंटियों की आवाज आ रही थी। वो पहुंच चुके थे भारत के कालीकट में। लेकिन जब वास्को डी गामा कालीकट के राजा ज़ैमोरिन के दरबार में पहुंचा, तो एक बड़ा ही अजीब सा सीन बन गया।
एक तरफ सोने के सिंहासन पर बैठे हीरे जवाहरात से लदे राजा ज़ैमोरिन थे और दूसरी तरफ वास्को डी गामा के तोहफे, कुछ ऊनी टोपियां, पीतल के मामूली बर्तन और शहद की बोतलें। ये सब देखकर ज़ैमोरिन के दरबारी अपनी हंसी ही नहीं रोक पाए। गामा को उसी पल एहसास हो गया कि जिस भारत को खोजने का घमंड वो कर रहा था, वो तो पहले से ही पूरी दुनिया के व्यापार का सेंटर था। कालीकट एक शानदार शहर था, जहां मसाले मिट्टी की तरह बोरियों में भरे पड़े थे, रेशम के कपड़े चमक रहे थे और कीमती पत्थरों के ढेर लगे थे। भारत की इस बेहिसाब दौलत को देखकर वास्को डी गामा की आंखों में चमक तो आई, पर वो व्यापार की नहीं बल्कि लालच की थी। उसके दिमाग में अब एक ऐसा खतरनाक प्लान बन रहा था जो इतिहास का रुख मोड़ने वाला था। जब गामा मसालों से लदे जहाज लेकर पुर्तगाल वापस लौटा तो मानो भूचाल आ गया। सफर का सारा खर्च निकालने के बाद भी सिर्फ एक चक्कर से पूरे 6000% का मुनाफा हुआ था। ये कोई मामूली रकम नहीं थी, ये एक ऐसी चिंगारी थी जिसने पूरे यूरोप में आग लगा दी। बस फिर क्या था, अब हर कोई भारत पहुंचना चाहता था। पुर्तगालियों के पीछे पीछे डच आए, फिर फ्रांसीसी और आखिर में आया इतिहास का सबसे शातिर खिलाड़ी अंग्रेज। भारत जाने वाले समुद्री रास्ते पर जैसे ट्रैफिक जैम लग गया था। बहुत जल्द इन यूरोपीय ताकतों का मकसद सिर्फ मसाले खरीदना नहीं रहा, उनकी नज़र अब पूरी की पूरी सोने की चिड़िया पर थी। अब व्यापार की जगह तोपों, साजिशों और कब्जे ने ले ली थी। जिस रास्ते को व्यापार के लिए खोला गया था वो गुलामी का दरवाज़ा बन गया। और यहीं से एक बहुत बुनियादी सवाल उठता है, क्या वास्को डी गामा ने वाकई में भारत की खोज की थी या फिर ये कहानी कुछ और ही है? ये हमें सोचने पर मजबूर करता है। क्या एक ऐसी ज़मीन जो पहले से ही दुनिया के व्यापार का दिल थी, जिसकी अपनी एक इतनी महान और पुरानी सभ्यता थी, उसे सच में खोजा जा सकता था? यहाँ 2 तारीखें हैं जो 2 अलग-अलग दुनिया दिखाती हैं। 1498 में भारत की ज़मीन तक पहुँचने का एक समुद्री रास्ता मिला, जो आगे चलकर गुलामी और शोषण की शुरुआत बना। लेकिन दुनिया ने असली भारत को 1947 में पहचाना, जब इस देश ने अपनी बेड़ियों को तोड़ फेंका और उसकी असली आत्मा दुनिया के सामने आई। और इसने दुनिया को एक बहुत बड़ा सबक सिखाया कि आप सोने की चिड़िया को कुछ समय के लिए पिंजरे में तो कैद कर सकते हैं, लेकिन उसकी उड़ान को हमेशा के लिए कोई नहीं रोक सकता।